हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया। इनको अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना संक्रमित पाए गए और बाद में इनके दिमाग की सर्जरी भी की गई। कई दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और अंततः 31 अक्टूबर 2020 की शाम को 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। आज इस वीडियो में हम इन्हीं के जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे। प्रणब मुखर्जी जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा रहा। चाहे इन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र के रूप में देखा जाए या एक प्रोफेसर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के सफर को देखा जाए, चाहे कांग्रेस से निष्कासित व्यक्ति के रूप में देखा जाए या कांग्रेस द्वारा ही नामित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाए, चाहे एक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाए या अंतिम दिनों में भी मृत्यु से लड़ते हुए व्यक्ति के रूप में देखा जाए। अगर इस सफर की हम बात करें तो यह सफर शुरू हुआ था 11 दिसंबर 1935 वीरभूम बंगाल के एक कांग्रेस नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कई बार जेल गए व पश्चिम बंगाल से विधान परिषद सदस्य रहे कामदा किंकर मुखर्जी व उनकी पत्नी राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ से, जहां एक और 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, वहीं दूसरी ओर 1935 में ही भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद में जाने वाले व्यक्ति का जन्म हुआ। अगर इनकी हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने सूरी विद्यासागर कॉलेज से राजनीति शास्त्र व इतिहास की शिक्षा ली और कोलकाता विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। ये राजनीति में आने से पहले राजनीति शास्त्र को पढ़ाया करते थे। मतलब 1963 में प्रणब मुखर्जी जी विद्यानगर कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बने और 1969 में इन्होंने राजनीति की दुनिया में अपना कदम रखा। कांग्रेस से ये 4 बार राज्यसभा सदस्य बनाए गए, 1975, 1981, 1993 और 1999। कुछ ही दिनों में हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और उस समय की सबसे ताकतवर महिला के सबसे करीबी व्यक्तियों में सम्मिलित हो गए। मतलब इंदिरा गांधी सरकार में ये 1973 में औद्योगिक विकास मंत्रालय के उपमंत्री नियुक्त हुए। इंदिरा गांधी इनके बारे में कहती थीं, प्रणब मुखर्जी के मुंह से पाइप का धुआं तो निकल सकता है लेकिन मेरा या कांग्रेस का राज नहीं। 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। 1984 में ही राजीव गांधी जी के कैबिनेट में ये वित्त मंत्री नियुक्त हुए, लेकिन राजीव गांधी जी से काफी इनका मतभेद रहा, इसलिए जल्द ही इन्हें कैबिनेट से निकाल दिया गया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी व कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी इन्हें निकाल दिया गया। 1986 में इन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया। 1985 में ये पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनाए गए और 2010 में इन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया और जल्द ही इन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना कर ली और कई असंतुष्ट नेता इस पार्टी से जुड़े। समय था 1987 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के। इस चुनाव में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 1988 में राजीव गांधी जी से इनकी सुलह हो गई और फरवरी 1988 में त्रिपुरा के चुनाव के लिए इनको कैंपेन में जाना था। समय था 1991 का। प्रधानमंत्री इस समय हुए नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव सरकार में इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उन्हें नरसिम्हा राव सरकार द्वारा ही योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 1995 से 1996 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया
और 1995 में सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की। 2004 में लोकसभा सदस्य बने और 2004 से 6 तक मनमोहन सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 2006 से 2009 देश के विदेश मंत्री के रूप में और 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। समय था 2012 का, 13वें राष्ट्रपति का चुनाव होना था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 2014 में सरकार न बनने का अनुमान था और राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस के विश्वसनीय व्यक्ति का होना भी आवश्यक था। कांग्रेस द्वारा प्रणब मुखर्जी का नाम आगे किया गया क्योंकि उनसे बेहतर परिस्थितियों पर नियंत्रण और कोई नहीं रख सकता था। बीजेपी की तरफ से पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया गया, जिन्हें हराकर प्रणब मुखर्जी जी पहले बंगाल के व्यक्ति हुए जो कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए और उपराष्ट्रपति के पद पर मोहम्मद हामिद अंसारी को चुना गया। मनमोहन सिंह जी इनके बारे में कहते हैं, किसी और के लिए प्रणब मुखर्जी की जगह लेना बेहद मुश्किल होगा। प्रणब जी न होते तो ये यूपीए सरकार क्या करती। कांग्रेस के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर कहलाते हैं प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस पार्टी का संकट मोचन भी इन्हें कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर पार्टी में इनकी दोस्ती हुआ करती थी। और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। अब इनको प्राप्त होने वाले कुछ सम्मानों की अगर हम बात करें तो 2008 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इनको दिया गया और 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया। 1997 में भारतीय संसद ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट सांसद का खिताब इन्हें प्रदान किया गया और 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर एशिया, जिसे हिंदी में बोला जाए तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री एशिया का खिताब इन्हें प्रदान किया गया। अगर इनकी हम कुछ पुस्तकों की बात करें तो द कोलिएशन ईयर्स 1996 to 2012, द सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अमेरिका के साथ परमाणु संधि में इनकी अहम भूमिका रही। ये राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष आदि पदों पर आसीन रहे। तो ये थी इनके जीवन की संक्षिप्त जीवन कथा। प्रणब मुखर्जी जी को हमारी तरफ से आत्मीय श्रद्धांजलि। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।